गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग ओपन चैनल का लेक्चर नंबर 4 पे बात करेंगे। ठीक है, अगर मैं पिछले लेक्चर की बात करूं तो वहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन ड्राइव किया था कि स्लुइस गेट पे कितना फोर्स लगता है, उसके बारे में हमने वहाँ पे डील किया था। रिलेशनशिप भी हमें याद है, गामा बाई 2 y1 माइनस y2 का होल क्यूब डिवाइड बाई y1 प्लस y2 आया था। ठीक है, चल आज जो बात करने वाले हैं, कहीं ना कहीं आप एसएससी जेईई का पेपर उठा के देख लो, 2019 का पेपर उठा के देखो, मेंस में इस एक्सप्रेशन पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बहुत ही आसान प्रॉब्लम थी, 15 मार्क्स की। मतलब वो 15 मार्क्स आपको बहुत ही आसानी से मिल जाने वाले थे। ठीक है, तो सिर्फ आपको ये एक्सप्रेशन पता हो, टाउ इजकल टू गामा आर एस नॉट, गामा यूनिट वेट ऑफ द वाटर या जो भी फ्लूइड है, आर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होता है, एस नॉट जो भी आपका चैनल का बेड स्लोप होगा, उसके बारे में बात करते हैं। मेन खेल इसमें देखिए, गामा मेंशन कर देता है, बेड स्लोप भी मेंशन कर देता है। चैनल को ध्यान रखना है कि आर हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, इट इज़ द रेशियो ऑफ एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। तो जो एरिया ऑफ फ्लो है डिवाइड बाय वेटेड पेरीमीटर, इससे हम लोग चीज़ों को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो बेसिक मैंने बता दिया कि आपको क्या ज़रूरत है, बट अब इस एक्सप्रेशन को कैसे डिराइव किया जाए उसके बारे में ध्यान देते हैं। ये जो हम अभी एक्सप्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारी कहानी है आपकी यूनिफॉर्म फ्लो की। किसकी है? यूनिफॉर्म फ्लो की। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म फ्लो में कैसे चीज़ें आकर करती हैं, उसके बारे में डील करना है। ठीक है, तो फीचर्स सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं यूनिफॉर्म फ्लो के। ठीक है, हमारी ये जो भी कहानी वैलिड होगी, ये यूनिफॉर्म फ्लो के लिए वैलिड होगी। तो फीचर्स ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो क्या निकल के आते हैं? अब नाम में लिखा है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। तो डेप्थ ऑफ फ्लो एक समान होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो डेप्थ y1 है वही डेप्थ यहाँ पे y2 होनी चाहिए, यूनिफॉर्म का मतलब। वेटेड एरिया भी समान होना चाहिए, वेटेड पेरीमीटर आर कांस्टेंट एट एवरी सेक्शन। मतलब अगर मैं यहाँ पे सेक्शन को कट करूँ, सेक्शन को यहाँ पे कट करूँ, तो हर सेक्शन पे उसका वेटेड पेरीमीटर, उसका एरिया, डेप्थ ऑफ फ्लो, ऑल दीज थिंग्स इज कांस्टेंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, एट एवरी सेक्शन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब किसी भी क्षण, अगर हम किसी भी टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे चेक करें तो वहाँ पे इसका वेटेड पेरीमीटर, एरिया, डेप्थ ऑफ फ्लो, डिस्चार्ज, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तभी इसको आप यूनिफॉर्म फ्लो बोल पाओगे। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है, अगर हमारा यूनिफॉर्म फ्लो है तो उसमें कुछ चीज़ें निकल के आती हैं, टोटल एनर्जी लाइन और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड चैनल बेड आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ, दैट इज़, ये है चैनल का स्लोप, दैट इज़ एस नॉट। ठीक है, ये बॉटम स्लोप होता है, बेड स्लोप बोला जाता है इसको, है बेड बोल दो, बॉटम स्लोप बोल दो, कुछ भी बोल दो। तो ये जो सरफेस है आपका, ये बेड है, चैनल का बेड है। ठीक है, ग्रीन कलर से जो मेंशन किया गया है, ये चैनल का क्या है? बेड है। ठीक है, इसी पे पानी फ्लो करता है। नीचे वाला पार्ट डेटम कहलाता है, डेटम से कितनी हाइट पे है उस पर बात करेंगे। ठीक है, ओके, चल अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें। इधर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर P1 दिखाया गया है, इधर से P2 दिखाया गया है। हालांकि यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो हमारी हर सेक्शन पे समान रहती है, इसलिए कुछ चीज़ें निकल के आएंगी P1 बराबर P2, जो वहाँ पे मेंशन है, अभी थोड़ी देर बाद बात करेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा ये स्लोपी है, स्लोपी की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे वेट का कंपोनेंट आएगा। ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा है, यहाँ पे ये जो वर्टिकल लाइन है, दोनों के बीच में जो एंगल निकल के आएगा, ये वाला जो एंगल है ये थीटा है। क्या है? थीटा है। यहाँ से प्रूफ करके निकालते हैं, अगर ये थीटा है, थीटा है, जो भी बेड स्लोप है ये थीटा है, तो ये भी क्या निकल के आता है? थीटा। W के दो कंपोनेंट, W साइन थीटा एंड W कॉस थीटा। मेरे को यहाँ पे ये जो है ड्राइविंग फोर्स होता है, दिस इज कॉल्ड ड्राइविंग फोर्स। ये क्या करता है? ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो पानी को आगे की तरफ मूव करने की कोशिश कराता है। ठीक है, W साइन थीटा वो कंपोनेंट है, इसको ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं। मतलब ये कि ये वाटर को उधर डायरेक्शन में जाने के लिए थोड़ा सा प्रेरित करता है। ओके, चल उसके बाद में बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये टोटल एनर्जी लाइन होगी, यहाँ पे आपकी ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होगी, इसको बोलते हैं HGL। ठीक है, अगर आपका ओपन चैनल फ्लो है, ठीक है, यूनिफॉर्म फ्लो है, तो आपके हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन वाटर के फ्री सरफेस से कोइंसाइड कर जाएगी। तो ये है वाटर का फ्री सरफेस, तो यही हो जाएगी आपकी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये कहना ये चाहता है कि टोटल एनर्जी लाइन, देखिए टोटल एनर्जी लाइन ऑलवेज डिक्रीजिंग इन द फ्लो डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ
कि जैसे जैसे पानी की डायरेक्शन में अपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में पानी फ्लो करता है तो उसके पास उसकी एनर्जी कम होती चली जाती है ड्यू टू फ्रिक्शनल लॉसेस। तो ये फ्रिक्शनल लॉसेस दैट इज कॉल्ड HF, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे मेंशन करते हैं, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट है, ये तो हमने लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। तो टोटल एनर्जी लाइन देखो डिक्रीजिंग होता है, शुरुआत में एनर्जी कुछ ये थी, बाद में एनर्जी कुछ ये बची, तो बीच में ये हेड लॉस हो गया, ठीक है। पार्टिकुलर सेक्शन 1 पे, पार्टिकुलर सेक्शन 2 पे एनर्जी का जो लॉस होता है TE, जैसे मान ले TE एनर्जी, टोटल एनर्जी लाइन या टोटल एनर्जी एट 1 माइनस टोटल एनर्जी एट 2 किसके बराबर होता है? HF के बराबर होता है, ठीक है। वही चीज़ बात कर रहे हैं। फिर इसने एक बात और बोली है कि यहाँ पे टोटल एनर्जी और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड चैनल बेड आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर आपने इसको यूनिफॉर्म फ्लो माना है तो इस केस में ध्यान रखिएगा, जो स्लोप S0 इसका चैनल के जो बेड का स्लोप होगा वही यहाँ पे फ्री वाटर सरफेस का भी स्लोप होगा, इसको बोलते हैं SW। तो ये हॉरिजॉन्टल से जो वाटर फ्री सरफेस लेवल है दैट इज़ कॉल्ड SW, ये वाटर सरफेस का क्या है? स्लोप है। उसके बाद एक स्लोप और है, जो ये आपकी एनर्जी एक कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन है, उससे जो एनर्जी लाइन हमारा एंगल बनाती है उसको बोलते हैं SF, ठीक है। तो ये SF भी जो है, अगर मान लिया आपका यूनिफॉर्म फ्लो होगा तो SF, SW और S0 इक्वल होंगे, अन्यथा इक्वल नहीं होंगे। अगर आपका यूनिफॉर्म फ्लो है तभी इक्वल होंगे, अगर नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा तो यहाँ पे सिंबल लग जाएगा डज नॉट इक्वल टू का। तो दोनों बातों का मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है। देखो यूनिफॉर्म फ्लो होगा तो वेलोसिटी तो बदलती नहीं है, हर सेक्शन पे सेम रहती है, इसलिए बर्नौली इक्वेशन लगाते हैं तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस वजह से ये स्लोप सारे बराबर निकल के आते हैं। ये फ़र्क कब दिखाई पड़ेगा? जब नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होगा। तो SF, SW एक दूसरे के बराबर कभी नहीं हो सकते। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट, तभी मतलब आप जैसे इनके एक्सप्रेशन की कुछ बातें हैं वो आपको क्लियर होंगी तभी आप डेराइव कर सकते हो। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, अब इसी इक्वेशन में मेरे को प्रूव करना है यहाँ पे कितना इसके बेड पे चैनल, जो हम लोगों ने जो चैनल हमारे पास है उसके बेड पे कितना आपका लग रहा है शियर स्ट्रेस, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली ये आपका रफ सरफेस होता है, सॉइल का पार्ट होता है। जैसे चैनल या तो कंक्रीट का बनाओगे, मशीनरी बनाओगे, या हो सकता है कि आपका मिट्टी की बनी नहर हो जिसको कच्ची या अनलाइंड कैनाल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अनलाइंड कैनाल जो होती है उससे जब पानी फ्लो करता है तो ड्यू टू जब पानी इधर फ्लो करेगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, जिसकी वैल्यू मैंने दिखा दी, F3 दिखा दी, ठीक है। ओके, अब हम ये देखो यहाँ पे मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे को जो एनालिसिस करना है वो स्ट्रेस और फोर्स के बारे में बात करनी है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमने यूनिफॉर्म फ्लो माना है तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी लगेंगी। P1 आपका हाइड्रोस्टेटिक फोर्स, P1 जो है उधर से फोर्स लग रहा है, P2 इधर से लगेगा, ये सारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। प्लस W sin थीटा ये ड्राइविंग फोर्स है जो कि इधर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, ओके। माइनस F3 अपोज करेगा क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स है, तो F3 मैंने इसको इससे लिख दिया, ठीक है, ओके। चलो, उसके बाद में हम लोग जो बात कर रहे हैं दैट इज़ मोमेंटम इक्वेशन F3 और M2 माइनस M1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यूनिफॉर्म फ्लो है और फ्रिक्शनलेस भी है, ठीक है। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ दैट इज़ फ्रिक्शनलेस, इसने मेंशन किया है, नहीं फ्रिक्शनलेस नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे शियर स्ट्रेस को निकाल रहे हैं। फ्रिक्शनलेस नहीं माना जाएगा बिकॉज मेरे को यहाँ पे फ्रिक्शनल की वजह से ही तो शियर स्ट्रेस आती है, इस वजह से फ्रिक्शन को निगलेक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपका फ्रिक्शनलेस नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शन को एज्यूम किया गया है, तभी जाके आपकी स्ट्रेसेस आएंगी, ठीक है। हाँ, ध्यान रखिए वाली बात यह है कि यूनिफॉर्म फ्लो में डेप्थ ऑफ फ्लो सेम रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे y1 बराबर क्या निकल के आएगा? y2 के बराबर आएगा। y1 बराबर किसके बराबर आ जाएगा? y2 के बराबर, बिकॉज आप यूनिफॉर्म फ्लो है। तो यूनिफॉर्म फ्लो में क्या होता है कि आपका y1 बराबर क्या हो जाता है? y2। यहाँ पे आप लिख सकते हो दिस इज द v1 स्क्वायर 2g, ठीक है, v1 स्क्वायर बाई 2g। ये वेलोसिटी हेड है, यहाँ पे भी वेलोसिटी हेड है, क्लियर। चल, अब देखो यूनिफॉर्म फ्लो अगर होगा तो इसमें वेलोसिटी भी बराबर होती है, v1 बराबर u2। तो वेलोसिटी अगर बराबर होगी तो m2 और m1 की वैल्यू भी बराबर होगी, क्योंकि कल मैंने पढ़ा था रो क्यू स्क्वायर अपन या रो इंटू क्यू v2 माइनस v1। भाई ये इक्वेशन जब हमने कल पढ़ी थी तो इसको एक चीज़ और लिखी गई थी, क्या?
रो क्यू V2 माइनस V1, ये लिखा गया था। अगर आपका यूनिफॉर्म फ्लो होगा तो वेलोसिटी सेम होगी, अगर वेलोसिटी सेम होगी तो ये कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, इसलिए m2 माइनस m1 की वैल्यू को m1 बराबर m2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो के बराबर हो जाएंगे। अब ये रिजल्ट आपका ध्यान दीजिएगा, यूनिफॉर्म फ्लो के चक्कर में P1 बराबर P2 Y1 बराबर Y2, तो ये P1 और P2 बराबर होगा तो ये भी टर्म जीरो, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ये टर्म, तो बचेगा क्या, F3 बचेगा, W sin थीटा बचेगा। ठीक, अब हम लिख सकते हैं W sin थीटा इजकल टू F3। ध्यान दीजिएगा W एक वेट होता है, वेट की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, मास इंटू ग्रेविटी, तो मास इंटू ग्रेविटी दैट इज कॉल्ड mg sin थीटा इजकल टू टाउ क्रॉस P इंटू L। अब एक्चुअली होता क्या है, ध्यान दीजिएगा कि सपोज दैट कि आपका पानी जब फ्लो करता है तो जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होता है वो पूरी पेरीमीटर पे काम करता है। सपोज दैट कि आपका एक रेक्टेंगुलर चैनल है, मान लेते हैं ऐसे, अगर हम बात करें 3D डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा समझने की, ये मान लेते हैं सपोज दैट ये कोई आपका रेक्टेंगुलर चैनल है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं रेक्टेंगुलर कैनाल का पोर्शन है, या ट्रेपोजाइडल भी हो सकता है। तो आप अगर देखोगे तो इसके पेरीमीटर पे ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, और ये इसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि ये कि आप अगर देखोगे तो जो भी शियर स्ट्रेसेस काम करेंगी वो कहाँ कहाँ काम करेंगे, जहाँ पे उसको रफ सरफेस मिलेगा। तो जब ये कैनाल में पानी फ्लो करेगा तो यहाँ से रेजिस्टेंस मिलेगा उसको, यहाँ से रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, मतलब वेटेड पेरीमीटर में रेजिस्टेंस निकल के आने वाला है। ठीक, लेकिन ये कितना निकल के आएगा टोटल रेजिस्टेंस, तो हमारा चैनल तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, जैसे हमारी लेंथ यहाँ से मान लेते हैं L तक है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारी लेंथ जो है इसको हम मान लेते हैं दिस इज L। हालांकि यहाँ पे जो ये वाली जो L डिस्टेंस है इसको हम लोग इसी के बराबर मान रहे हैं इंक्लाइंड, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, इस वजह से जो L की वैल्यू है लगभग इसी के बराबर हो जाएगी, एंगल बहुत ही स्मॉल रहता है। क्लियर, तो ये जो टाउ है ना, टाउ स्ट्रेस है, और आपको इसको फोर्स में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, इसके एरिया से मल्टीप्लाई करोगे, और आप बताओ कि एरिया इसका क्या निकल के आएगा। भाई जो भी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो कहाँ पे काम करेगा, उसके पेरीमीटर पे काम करेगा, और कितनी लेंथ में है तो आप उसकी पेरीमीटर को लोगे। ठीक है, ये सरफेस में आपका स्ट्रेसेस नहीं काम करेगा, क्योंकि इसमें फ्री वाटर सरफेस है, और वाटर पे सरफेस पे आपकी स्ट्रेसेस निकल के नहीं आती, बहुत ही निग्लिजिबल होती हैं एज कम्पेयर टू दिस। अगर इसके आसपास देखोगे जो भी सॉइल के कांटेक्ट में रहेगा, चैनल के कांटेक्ट में पानी रहेगा, उसमें ज़्यादा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस निकल के आएगा। तो जहाँ पे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज़्यादा आता है एज कम्पेयर टू दिस फ्री सरफेस, हम निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक, तो इसी वजह से टाउ तो स्ट्रेस था, P इंटू L ये इसका एरिया हो गया, कितनी लेंथ में लगता है। चैनल 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 2 किलोमीटर भी हो सकता है, बड़ी बड़ी नहरें बनाई जाती हैं, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर की नहरें बनाई जाती हैं, तो उतनी लेंथ को आपको रखना पड़ेगा। उसकी कितनी पेरीमीटर वेटेड पेरीमीटर निकल के आ रही है, ये फेस आएगा, नीचे वाला फेस आएगा, साइड वाला आएगा, क्योंकि पानी इससे रगड़ के चलता है। ठीक है, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा टाउ इंटू P इंटू L, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे थीटा बहुत स्मॉल है, मतलब ये जो कैनाल आपने देखा होगा गाँव में, तो जो कैनाल होती है उसको तो कभी ऐसा तो बनाते नहीं, क्योंकि पानी चढ़ेगा नहीं, क्योंकि किसानों को पानी देना होता है, इसलिए हम लोग जो स्लोप मेंटेन करते हैं वो लगभग आपका बहुत ही ऐसा करते हैं कि पानी बस फ्लो कर जाए, और ऐसा ना हो कि मान ले कहीं नहर आपने ऊंची कर दी, कहीं नीची कर दी, कैनाल को ऊंचा नीचा करने से किसानों को दिक्कत आ जाएगी। क्यों, पानी उनको मिल नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि कहीं आपने नीचे किया, अगर नीचे कर दिया, किसी किसान का खेत मान ले ऊँचे पे है, तो उसके खेत में पानी नहीं जाएगा। इसलिए प्रैक्टिकली कैनाल का स्लोप जो बनाया जाता है वो लगभग हॉरिजॉन्टल रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस रखा जाता है ताकि पानी जो हाइट से आए थोड़ा सा उसको एक फ्लो डायरेक्शन मिलना चाहिए। तो आपके अपने गांव की नहरें देख सकते हो, बड़ी नहर देख सकते हो, तो उसमें ज़्यादातर क्या किया जाता है कि आपका जो स्लोप होता है वो बहुत ही कम रखा जाता है। ठीक है, कुछ डिग्री में मान लो 1-2 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री ही रखा जाता है। ठीक है, तो ये स्लोप बहुत ही कम होता है। अगर स्लोप बहुत कम है, सिंस थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट tan थीटा। एक्चुअली साइन थीटा और tan थीटा बराबर लिखा जा सकता है, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, इसलिए अगर मैं कैलकुलेटर में पुट करके देख लेना साइन 2 डिग्री और tan 2 डिग्री, 2 डिग्री 3 डिग्री मान के पुट करना, अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट बराबर आएगा। इस वजह से tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं S0 के बराबर। कैसे, tan थीटा होता क्या है, अगर मैं बात करूँ ट्रायंगल की, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल में लगाऊंगे, डॉट डॉट इसको मैं मेंशन कर रहा हूँ ऐसे करके, तो ये छोटा सा ट्रायंगल कुछ ऐसे निकल के आएगा। थोड़ा जूम करके बना रहा हूँ, जूमिंग इफेक्ट से,
ठीक है, दिस इज एस नॉट, ठीक। तो इसकी ये देखो लेंथ निकल के आ जाएगी, ये इसकी हाइट निकल के आ जाएगी। तो tan थीटा होता क्या है, tan थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर मान लेते हैं यहाँ पे x मान लो, तो x अपान क्या निकल के आ जाएगा l। लेकिन यहाँ पे बहुत ये जो लेंथ है ना, इस थीटा बहुत स्मॉल था, जो ये थीटा भी था, ये जो लेंथ है ना इंक्लाइन लेंथ, ये लगभग बराबर आ जाती है, तो उसी चीज़ को लिखा गया। फिर हमने क्या किया यहाँ पे, tan थीटा को माना जा सकता है किसके बराबर, s नॉट के बराबर माना जा सकता है। तो हम लोग यहाँ पे tan थीटा को s नॉट के बराबर यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो tan थीटा इजकल टू s नॉट के बराबर, ठीक है। क्यों मेंशन किया गया, क्योंकि ये बहुत छोटा है, तो परपेंडिकुलर अपान लेंथ आप लिख सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात ये है, अब मेरे पास मास इंटू ग्रेविटी है, मास की जगह पे आप लिख सकते हो क्या, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्या लिखा जा सकता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और डेंसिटी इंटू वॉल्यूम को मैंने लिख दिया, डेंसिटी तो ऐसे लिखा, वॉल्यूम की जगह पे एरिया इंटू लेंथ लिख दिया, ठीक है। जो भी चैनल का एरिया होगा उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एरिया इंटू क्या हो गया, लेंथ हो गया। अब ग्रेविटी पहले से काम कर रहा था जी, साइन थीटा की जगह पे tan थीटा लिख दिया, टाउ इंटू पी इंटू एल कर दिया, एल दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट निकल के आएगा गामा। और पेरीमीटर को नीचे लेके आए तो एरिया अपान पेरीमीटर हो गया। और tan थीटा की जगह पे एस नॉट लिख दिया, चैनल बेड स्लोप लिख सकते हो, इसको बॉटम स्लोप भी बोलते हैं, बेड स्लोप भी बोलते हैं, कई नाम होते हैं, एस नॉट। एरिया अपान वेटेड पेरीमीटर, एरिया ऑफ फ्लो डिवाइड बाई वेटेड पेरीमीटर, आपका क्या होता है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होता है, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपके मेंस में भी आने के चांसेस हैं। और इस बार के एग्जाम में पता है एसएससी, ये याद कर लो एकदम से, इस पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा आपको। क्या क्या दे देगा, आर दे देगा, गामा दे देगा, एस नॉट दे देगा, पूछ लेगा टाउ की वैल्यू बताओ। ध्यान रखिएगा सबसे बड़ा खेल जो है आपका वो आर से है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की। तो अगर रेक्टेंगुलर चैनल है तो उसका एरिया बी इंटू वाई हो जाएगा, और पेरीमीटर हो जाएगी बी प्लस 2y, मैंने पहले भी बताया था। और मान लिया ट्रेपोजाइडल है तो उसका एरिया अलग तरीके से निकलेगा, उसकी पेरीमीटर अलग तरीके से निकलेगी, फिर आप टाउ निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन बड़ा ही आसान आया था, 15 नंबर का था, मुश्किल से 3 मिनट लगते हैं लगाने में। तो ये 15 नंबर जाने नहीं चाहिए हमारे हाथ से, ठीक है। कहीं पे भी एक एक नंबर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज़ सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग बात करते हैं। अब आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ें इसी, मतलब ये तो एक डेरिवेशन था, ध्यान रखने वाली बात है यूनिफॉर्म फ्लो है तभी ये वैलिड हो पाएगा। टाउ इक्वल टू गामा आर एस कहो तो मैं लिख देता हूँ पैरामीटर, नहीं तो पैरामीटर के चक्कर में आप कंफ्यूज ना हो जाओ, ठीक है। मैं इन पैरामीटर्स को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। यूनिट वेट ऑफ फ्लूइड, यूनिट वेट, ठीक है। आर इज, आर अगर बात करें, अगर आर का जो टर्म आया निकल के, तो ये आर किसके बराबर होगा, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। हाइड्रोलिक मीन डेप्थ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और जो एस नॉट है वो बेड स्लोप है। तो आपको क्लियर होना चाहिए क्या सारी चीज़ें हैं। एस नॉट ज़्यादातर देता है 1 in 5000, 1 in 4000, ये पैरामीटर आपको क्लियर होने चाहिए। चलो आगे बात करते हैं। मैं इसको रफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत सारी चीज़ें और बतानी है, ठीक है।
आगे बात करेंगे हम लोग जो है ना चेजी इक्वेशन के बारे में, कौन कौन सी यूनिफॉर्म फ्लो में ये इक्वेशंस यूज होती हैं उनके बारे में बात करेंगे। अब बात करेंगे यूनिफॉर्म फ्लो में जैसे चेजी इक्वेशन, मैनिंग्स इक्वेशन, कौन कौन सी इक्वेशंस यूज होती हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन भी करा देंगे। क्योंकि देखिए अब एग्जाम में आपके 1-2 क्वेश्चन तो इससे आ ही जाने हैं। देखिए छोटा सब्जेक्ट है और यहाँ से नंबर अगर मेरे को 2-3 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ज़्यादातर देखो आप देखोगे कि यहाँ पे आपके एफएम के जो कॉन्सेप्ट हैं वो ज़्यादा यूज हो रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं यूनिफॉर्म फ्लो की। यहाँ पे यूनिफॉर्म फ्लो इक्वेशन, यूनिफॉर्म आप मेरे साथ ही मेंशन करते रहो, यूनिफॉर्म फ्लो इक्वेशन। यूनिफॉर्म फ्लो इक्वेशन, ठीक है। तो पहला इक्वेशन निकल के आता है, इसका नाम है चेजी इक्वेशन। दिस इज द चेजीज इक्वेशन। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, चाहे आप कहीं पे भी पढ़ोगे, ओपन चैनल फ्लो हो, इरिगेशन हो, वहाँ पे चेजी इक्वेशन यूज होता है। इसका जो फार्मूला होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू सी अंडर रूट एस इंटू एफ होता है। ठीक, आर एस होता है, आर एस नॉट आप लिखते होगे, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है वहाँ पे एनर्जी का स्लोप होता है। एस जहाँ पे है वहाँ पे एनर्जी का स्लोप होता है, लेकिन आप यूनिफॉर्म फ्लो मान लेते हो, इस वजह से जहाँ पे एनर्जी एस एफ लिखते हो वहाँ पे आप एस नॉट लिख लेते हो। देखो अभी कुछ देर पहले आपको बताया था एस एफ, एस नॉट, एस डब्ल्यू सारे बराबर होंगे। कब? जब यूनिफॉर्म फ्लो होगा। बट यहाँ पे भी अगर हम यूनिफॉर्म फ्लो की बात करें, फॉर यूनिफॉर्म फ्लो एस एफ बराबर एस नॉट फॉर यूनिफॉर्म फ्लो। किसके लिए? ध्यान रखने वाली बात है एग्जाम में, ये ज़्यादातर जब आप लिखते हो ना, इस बात के बारे में आपको जानकारी नहीं रहती है, लेकिन ध्यान है कि यूनिफॉर्म फ्लो के केस में ही आप इसको लिख पाओगे। अब ये जो इक्वेशन लिख पाओगे, V इक्वल टू सी अंडर रूट आर एस नॉट। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको रिमेंबर करना है, क्योंकि ये आप इरिगेशन में भी पढ़ते हो और यहाँ पे भी पढ़ते हो। क्लियर? चल, फिर डिस्चार्ज अगर मेरे को निकालना है तो डिस्चार्ज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? डिस्चार्ज इक्वल टू, अगर मेरे को डिस्चार्ज निकालना है, क्या निकालना है? डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज को क्या लिखा जा सकता है? डिस्चार्ज इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया जो भी चैनल होगा उसके हिसाब से एरिया इंटू सी अंडर रूट आर एस नॉट। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा डिस्चार्ज का फार्मूला निकल के आ गया, Q इक्वल टू एरिया इंटू सी, ठीक है, अंडर रूट आर एस नॉट। आर आपको पता है कि हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होता है, नहीं भी पता है तो मैं मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, चल आगे बात करते हैं। यहीं पे साइड में मेंशन कर देता हूँ वेयर, बाद में आपको दिक्कत ना हो। वेयर आर इज हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ या हाइड्रोलिक रेडियस, और ये वही पैरामीटर है जो थोड़ी देर पहले हमने मेंशन किया था। हाइड्रोलिक रेडियस यूनिट मीटर में रहता है, वैसे मैथमेटिकली लिखना है तो R इक्वल टू A बाई पी। उसके बाद एस नॉट जो है चैनल बेड स्लोप है, चैनल बेड स्लोप है। देखिए कई बार एग्जाम में आपको बेड स्लोप या तो ऐसे करके देगा 1 इन समथिंग करके, 1 इन 5000, ये तो मैं समझा रहा हूँ, या 1 इन 4000, इस तरीके से देता है। अगर नहीं भी देता है तो ऐसे बताएगा, कह देगा, देखो समझना इन बातों का बहुत ज़रूरी है, कह देगा कि चैनल का
जो 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर में चैनल का जो राइज है वो बोल देगा 1 मीटर है। ध्यान समझिएगा, 5 किलोमीटर में, ऐसे इस बात का मतलब समझो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं चैनल को थोड़ा सा बना दूं यहीं पे, सपोज दैट दिस, ये चैनल का बेड है, ठीक है, तो इसका जो सरफेस में चेंज है ना, सपोज दैट ये लेंथ आपकी मान लेते हैं कि ये एक्चुअली लेंथ तो यही होती है बट डिनोट ये करते हैं हम लोग, सपोज दैट 5 किलोमीटर लेंथ है, 5 किलोमीटर, क्लियर। अब चैनल का बेड स्लोप निकालना तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी, दैट इज़ S0, ठीक है। तो ये कितना राइज हुआ, ये छोटा सा जो राइज आपको दिखाई जा रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इंक्लाइंड बना नहीं पाया हूँ, सही से बना देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, ठीक है। अच्छे से डायग्राम बनाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, जल्दबाजी नहीं है, बस आपको समझना है। देखो S0 को और एग्जाम में कैसे मेंशन कर सकता उसको बताता हूँ, ऐसे करके समझो। ये क्या है, चैनल का बेड है और ये आपकी लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, क्लियर। ये राइज है, मान लेते हैं डेल्टा H है, और ये लेंथ जो है वो L है, ये वैल्यू जो है थीटा है, ठीक। चल, या बेड स्लोप मान सकते हो। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे आपका चैनल मान लें कोई कैनाल है और अगर आप देखोगे मान लें आपकी कैनाल जो है 5 किलोमीटर तक गई है, ठीक है। 5 किलोमीटर कैनाल जाने पे उसका जो राइज निकल के आ रहा है या फॉल निकल के आ रहा है वो आपका निकल के आ रहा है अप्रॉक्सीमेट 1 किलोमीटर के बराबर आ रहा है, ठीक। तो इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे, सॉरी 1 किलोमीटर नहीं, 1 मीटर निकल के आ रहा है, सपोज दैट 1 मीटर निकल के आ रहा है, तो हम लोग tan थीटा लगाएंगे, दैट इज़ S0 किसके बराबर होगा, 1 मीटर डिवाइड बाई 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर ऐसे लिखोगे तो इसको लिखा जा सकता है 1 मीटर डिवाइड बाई 5, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, या इसको 1 in 5000 लिखा जा सकता है। मतलब 5 किलोमीटर कैनाल जाने पर उसका जो राइज या फॉल हो रहा है वो 1 मीटर का हो रहा है, इसका मतलब ये होता है। तो एग्जाम में ऐसे भी लैंग्वेज बना के देगा, कहेगा कि इतना राइज है इस तरीके से, तो डायरेक्टली कई बार मेंशन नहीं करता कि 1/5000 है या नहीं है, तो इस बात का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो S0 चैनल बेड स्लोप है, वो किस तरीके से दे सकता मैंने आपको वो भी बता दिया, ठीक है। चल, उसके बाद में अगली इक्वेशन पढ़ते हैं, डार्सी वेसबैक इक्वेशन। नेक्स्ट है डार्सी वेसबैक इक्वेशन, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डार्सी वेसबैक इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन आपने पढ़ रखा होगा फ्लूइड में, तो दैट इज HF इजकल टू FL_V² डिवाइड बाई 2 × G × D, ठीक है। ये आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, FL_V²/2GD। अब यहाँ पे हम लोग मेंशन करते हैं यहाँ पे पैरामीटर वेयर F इज फ्रिक्शन फैक्टर। ये क्या होता है, फ्रिक्शन फैक्टर, ध्यान रखिएगा, F इज द फ्रिक्शन फैक्टर। और फ्रिक्शन फैक्टर और फ्रिक्शन कोफिशिएंट में एक रिलेशनशिप होता है, F इजकल टू 4 × F'। F' है फ्रिक्शन कोफिशिएंट, F' इज, ये टर्म पता होना बहुत जरूरी, कहीं कहीं 4F लिखा होगा ना, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, तो 4F वहाँ पे लिखा होता है कि जहाँ पे आपका, ध्यान दीजिएगा, इसी फार्मूले में F की जगह पे अगर 4F' लिख दूंगा तो वो इक्वेशन आपकी टर्म में हो जाएगी फ्रिक्शन किसके, कोफिशिएंट के टर्म में। बट अगर ये लिखा गया है तो यहाँ पे F जो है फ्रिक्शन फैक्टर है, तो अच्छे से एग्जाम में ध्यान रखिएगा। वैसे भी लैमिनार फ्लो में आपने पढ़ा होगा, अगर आपको फ्रिक्शन फैक्टर लिखना होता है तो 64/R ही लिखते हो, ठीक है। अगर आपको मान लिया F' लिखना होता था तो F' में आप क्या लिखते थे, ये अगर फार्मूला लिखना था 16/R ही लिखते थे, तो दोनों में अंतर है, ये कोफिशिएंट है, ये फैक्टर है, तो फैक्टर में आपका 4 टाइम लिखना पड़ता है, तो दोनों बातों का आपको मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। चल, तो ये फार्मूला आपका हो गया किसका, ये हो गया आपका डार्सी वेसबैक इक्वेशन ने दिया था। यहाँ से कुछ चीज़ें प्रूफ होके बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। डी इज़ द डाया ऑफ पाइप, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डी जो है ना, डाया ऑफ पाइप, एल तो आपको पता है लेंथ ऑफ पाइप हो जाएगा,
लेंथ ऑफ, और v वेलोसिटी रहेगा आपका, ठीक है। चल बाकी सारे टर्म, hf हेड लॉस होता है, दैट इज hf इज हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये पैरामीटर आपको क्लियर होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग सर्कुलर पाइप के लिए निकाल के देखते हैं कि कितना निकल के आता है। पाइप फ्लो के केस में अगर ये पानी पूरी तरीके से फ्लो हो रहा है, पूरे पाइप से पानी अगर फ्लो हो रहा है, तो मेरे को चाहिए यहाँ पे हाइड्रोलिक मीन डेप्थ R चाहिए। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ की अगर बात करूँ, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ दैट इज R इजकल टू एरिया ऑफ फ्लो डिवाइड बाय वेटेड पेरीमीटर। आप बताओ सर्कुलर का एरिया क्या होता है, π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो एरिया इजकल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर। वेटेड पेरीमीटर की बात करोगे तो पानी से पूरी तरीके से पूरा पेरीमीटर इसका आपका क्या रहता है, वेटेड रहता है, गीला रहता है। तो पेरीमीटर सर्कल की क्या होती है, πd होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं पाई इंटू डी। अब हम निकाल सकते हैं R इजकल टू लिख सकते हैं एरिया अपान वेटेड पेरीमीटर। एरिया है आपके सामने π/4 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। और पेरीमीटर आपका निकल के आ जाएगा पाई इंटू डी, पाई से पाई कैंसिल, डी से डी कैंसिल, आंसर आ जाएगा d/4। तो R की वैल्यू आपके सामने मिल गई d/4। ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव हैं, पूछ लेगा सर्कुलर के केस में हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या निकल के आता है, जब आपका पूरी तरीके से पाइप क्या हो, फुल फ्लो हो। ध्यान रखिएगा ये जो एक्सप्रेशन मैंने निकाला, ये हाइड्रोलिक मीन डेप्थ व्हेन पाइप इज फुल्ली फ्लो मतलब पूरी तरीके से पानी उसमें से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। आधी रहेगा तो आधी हिसाब से एरिया लेना पड़ेगा आपको, 1/2 एरिया करना पड़ेगा, और पेरीमीटर भी आपको आधी रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये पेरीमीटर आपका πd/2 करोगे तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। तो अगर यही फ्लो मान लेते हैं, कुछ देर के लिए समझाने के लिए कर रहे हैं, सपोज दैट ये फ्लो आपका आधा होता है, तो इस केस में जब आप R निकालते ना, तो एरिया 1/2 ऑफ, क्योंकि आप पानी पूरा थोड़ी फ्लो कर रहा है, अब पानी का लेवल ये हो गया, तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि आपका जो एरिया आएगा वो भी आधा आएगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर। डायमीटर इसका मान लेते हैं, दिस इज द डायमीटर, ठीक है, ये डायमीटर है D, कैपिटल D। तो ये हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा पेरीमीटर भी पूरी थोड़ी आ जाएगी, पेरीमीटर सिर्फ आधी आएगी, तो पेरीमीटर भी आधी आएगी, तो ये आप लिख सकते हो πd जो टोटल होता है उसका आधा। ये 2 से ये 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, डी से डी कैंसिल, तो इसका भी आंसर क्या आएगा d/4। मतलब चाहे हाफ फ्लो हो या फुल फ्लो हो, दोनों के केस में आपकी R की वैल्यू क्या आ जाएगी, d/4। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चल अब बात कर लेते हैं D की वैल्यू यहाँ पे मेरे को मिल गई, D इजकल टू, इसको और लिखा जा सकता है 4 इंटू R। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को रिलेशनशिप चाहिए किसके किसके बीच में, मेरे को रिलेशनशिप चाहिए C, G और F के बीच में एक रिलेशनशिप चाहिए, जो अक्सर एग्जाम में IES में, SSC में पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले फ्रिक्शन इक्वेशन उठाते हैं, HF इजकल टू FL V² अपान 2 इंटू G, ठीक है। डायमीटर की जगह पे हम लिखेंगे 4R, दिस इज 4R। तो ये इक्वेशन आ जाएगी FL V² डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 8GR हो जाएगा, क्लियर। और आपके पास में एक इक्वेशन और है, वेलोसिटी के टर्म में आपको एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। यहाँ से एक काम करते हैं, V² की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि मेरे को क्या है ना, वेलोसिटी से कंपैरिजन करना है, क्योंकि मेरे को जो रिलेशनशिप लाना है उसमें वेलोसिटी को रिप्लेस करना है। ये वेलोसिटी नहीं होना चाहिए, आपका जो भी रिलेशनशिप आना चाहिए, C के बीच में आना चाहिए, H के बीच में आना चाहिए, उसके बीच में आपको रिलेशनशिप चाहिए। तो एक काम कर सकते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8GR इंटू HF डिवाइड बाई F इंटू L इजकल टू V²। एक काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, दैट इज इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं, तो 8GR अपान F, तो V इजकल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8GR अपान F, ये आ जाएगा, और ये भी स्क्वायर रूट में आ जाएगा, दैट इज इसको स्क्वायर रूट में करो,
और HF/L भी जो है ना वो भी आपका स्क्वायर रूट में निकल के आ जाएगी। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 1, ठीक है, या इसको 1 मान लो तो बेटर रहेगा। इसको 1 इक्वेशन नंबर मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन में वेलोसिटी सेम रहेगी, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिखा जा सकता है, CRS नॉट, ठीक है, इजकल टू 8G/F इंटू R। अलग अलग कर लेते हैं रूट में, इसको भी अलग कर लिया। HF/L जो निकल के आता है ये आपका किसके बराबर होगा, ये S0 के बराबर होगा। तो HF/L को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज SF के बराबर लिख सकते हैं। तो जो हेड लॉस होता है ना, मैंने आपके बहुत पहले चैनल में बताया था कि जब हेड लॉस होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ये कांस्टेंट लाइन थी, उसके बाद ये टोटल एनर्जी लाइन थी, ये क्या निकल के आया था, HF निकल के आया था, ठीक है, ये जो वैल्यू थी वो SF निकल के आई थी। अगर लेंथ चैनल की L हो गई तो यहाँ से SF की वैल्यू क्या निकल के आएगी, HF क्या निकल के आएगी, L, वही तो निकल के आएगा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि HF/L की जगह पे SF0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे SF लिख सकते हैं, दैट इज SF, ठीक। यहाँ पे भी रूट R में है, वहाँ पे भी रूट में R है, तो एक R यहाँ से इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, दैट इज C इंटू S0 इजकल टू 8G, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, 8G/F इंटू SF। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि आपका जो फ्लो है ना वो यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म फ्लो होगा तो SF और S0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। चल, तो यहाँ से हम लोग रिजल्ट्स को निकाल सकते हैं, क्लियर। तो यहाँ से जो रिज़ल्ट निकल के आएगा, या इसको अगर हम दूसरे फॉर्म में करें, एक काम और भी कर सकते थे यहाँ पे प्रूफ करने के लिए, दैट इज़ वेलोसिटी इजकल टू 8G/F। चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे अगर हम मान लें इसको फ्लो को, दैट इज़ अगर दोनों को हम फ्लो मानते हैं, C की वैल्यू 8G/F, हाँ, अगर यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा तो S0 की वैल्यू SF के बराबर हो जाएगी, अगर यूनिफॉर्म फ्लो माना है तो यूनिफॉर्म फ्लो। तो यहाँ से रिलेशनशिप आ जाएगा C इजकल टू 8G/F, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे अगर दोनों बराबर हैं, तो 8G/F। तो ये आपका रिलेशनशिप जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 8G/F। तो इसको ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछा भी है कि C और G और F के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8G/F निकल के आता है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखें। पहले इसको लिखें फिर आगे बात करते हैं। और यहीं से हम लोग V बराबर CRS भी प्रूफ कर सकते हैं। पहले आप इसको नोट कर लें, फिर यहीं से हम एक इक्वेशन और डेराइव कर देंगे आपके लिए, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं और बताऊंगा आपको, ठीक है। चेजी इक्वेशन को कैसे प्रूफ करते हैं डार्सी-वेसबैक से, उसको भी दिखा देता हूँ।
यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आता है कि सी की यूनिट क्या होगी, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। चल अब यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। चल आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो हमने क्या निकाला, C का एक रिलेशनशिप निकाला, C इजकल टू 8G/F, ये निकाला, ठीक है। और आपको यूनिट निकालना है, तो यूनिट ऑफ C, यूनिट ऑफ C चाहिए। एग्ज़ाम में पूछा भी क्वेश्चन है, तो आप बताओ फ्रिक्शन फैक्टर की कोई यूनिट होती है? नहीं होती, क्योंकि आप 64/RE तो लिखते हो। अगर मान लिया आपका लैमिनार फ्लो है तो 64/RE लिखते हो, और रेनॉल्ड नंबर की कोई फ्रिक्शन फैक्टर ध्यान रखिएगा ये लैमिनार फ्लो के केस में, तो RE क्या होता है? रेनॉल्ड नंबर होता है, और रेनॉल्ड नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है, तो इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती, तो F इज़ द पूरा टर्म जो हो जाता है यूनिट लेस हो जाता है। G की यूनिट आप लिख सकते हो क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, C इजकल टू 8 कांस्टेंट है, F कांस्टेंट है, G बचा, तो दिस इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। या इसको लिख सकते हो मीटर की पावर 1/2 डिवाइड बाई एस सेकेंड, या इसको ये भी लिखा जा सकता है, मीटर की जगह पे L लिख दोगे, L की पावर 1/2 डिवाइड बाई टाइम की पावर 1, या इसको ऊपर ले जाओगे तो L की पावर 1/2 इंटू टी की पावर -1। तो ये भी एक रिज़ल्ट आपको इम्पोर्टेंट। इसका एक दूसरा तरीका भी बता देता हूँ और करके। आपने वेलोसिटी पढ़ रखा था V इजकल टू C RS0, ये भी पढ़ रखा था। S0 आपका स्लोप है, स्लोप की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि HF/L होता है, तो H/L होता है। S जो स्लोप होता है वो लेंथ का दोनों का रेशियो होता है, तो S0 की भी कोई यूनिट नहीं होती। दिस इज यूनिटलेस, यूनिटलेस। अगर ये यूनिटलेस है तो V अपान आपको क्या लिखना पड़ेगा? √R, दैट इज C। V की यूनिट आपको पता है, मीटर पर क्या लिखोगे? सेकेंड। R की यूनिट लिखोगे मीटर पर रूट। 1 मीटर से ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा मीटर रूट, ठीक है, डिवाइड बाय सेकेंड। तो इसको लिखा जा सकता है L की पावर 1/2 और सेकेंड की जगह पे T की पावर 1। ये वही रिलेशनशिप आ गया जो अभी आपने ऊपर प्रूव किया। तो आपको जो तरीका सही लगे आप उससे इसको प्रूव कर सकते हो। क्लियर? चल अब आगे बात कर लेते हैं। हमको एक इक्वेशन प्रूव करनी थी, उसको देखते हैं। जो रिलेशनशिप हमने यहाँ पे लिखा उसको प्रूव करते हैं। यहाँ से उठाते हैं इक्वेशन, दैट इज V स्क्वायर इजकल टू, मेरे को जो चाहिए इक्वेशन वो डार्सी इक्वेशन चाहिए, डार्सी सॉरी चेजी इक्वेशन प्रूव करना है। प्रूव दैट चेजी इक्वेशन, प्रूफ दैट चेजीज इक्वेशन। कैसे प्रूव करोगे? वहीं से प्रूव कर सकते हो। आपको लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लिखना पड़ेगा कि आप डार्सी वेस्टबैक इक्वेशन ले रहे हो, तो ये इक्वेशन से आप यहाँ पे आ सको। तो दैट इज 8G डिवाइड बाई F, और ये आ जाएगा HF/L इंटू R इजकल टू V स्क्वायर। बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं। 8G इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो ये आ जाएगा 8G/F, ये कांस्टेंट वैल्यू हो गई। HF/L ये भी एक रूट में आएगा, स्क्वायर रूट, इंटू R भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट आ जाएगा। दैट इज़ वेलोसिटी। क्लियर? तो वेलोसिटी को और क्या लिखा जा सकता है? देखो 8G/F ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू हमारी डार्सी वेस्टबैक इक्वेशन में, सॉरी चेजी इक्वेशन में C हो जाता है। क्या हो जाता है? C। तो ये C वही है, ये कांस्टेंट वैल्यू है 8G/F। तो इसको लिखा जा सकता है वेलोसिटी इजकल टू C। 8G/√F को हमने मान लिया C के बराबर, ठीक है। मतलब C इजकल टू हम लिख सकते हैं 8G/F, प्रूव भी कर रखा है और यहाँ से भी मान लेते हैं 8G/A क्या हो जाएगा? F। HF/L को SF लिख सकते हैं, SF इजकल टू HF/L, ये अभी प्रूफ किया, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो C, HF/L को आप लिख सकते हो SF रूट में, इंटू R तो पहले से है, दिस इज। तो आप देख सकते हो V इजकल टू C √R/SF हो गया। अगर आपका फ्लो यूनिफॉर्म फ्लो होगा, यूनिफॉर्म फ्लो,
अगर आपका फ्लो कैसा होगा, यूनिफॉर्म फ्लो होगा, तो आप लिख सकते हो क्या, V इजकल टू, जहाँ पे SF है SF इस नॉट के बराबर हो जाएगा, और C अंडर रूट R S नॉट आप लिख पाओगे। तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ वैलिड किसके लिए है, अगर आपका यूनिफॉर्म फ्लो होगा तभी आप SF की जगह पे S नॉट लिख पाओगे, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। अगर एग्जाम में बोल दिया कि नॉन यूनिफॉर्म है फ्लो है और दो स्लोप दिए हैं, एक SF भी दे रखा है, S नॉट भी दे रखा है, तो ध्यान रखने वाली बात है, अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो SF लेना पड़ेगा, अगर यूनिफॉर्म फ्लो है तो S नॉट लेना पड़ेगा। तो ये सब बेसिक बातें होती हैं, इनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहले आप इसको नोट डाउन करें, ध्यान रखें कि ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, सर एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो ये ध्यान रखिएगा। लैमिनार फ्लो के केस में मैंने लिखा है, टर्बुलेंट में 0.316 अपान RE की पावर 1/, ट्रांजिशन में 0.316 अपान RE की पावर 1/4 हो जाता है, और बाकी तो आपको पता होगा। तो इस तरीके से ये रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो इरिगेशन में भी यूज होता है, V इजकल टू C अंडर रूट R S नॉट, तो इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट करके लिख देता हूँ, नोट करके, दैट इज़ नोट पॉइंट ये है, यहीं पे मेंशन कर देता हूँ। नोट पॉइंट ये निकल के आता है, डार्सी वेस्टबैक इक्वेशन, डार्सीज वेस्टबैक इक्वेशन, डार्सी वेस्टबैक इक्वेशन is an advanced version one, is an advanced version of Chezy's फार्मूला। ठीक है, तो जो डार्सी वेस्टबैक इक्वेशन है इज एन एडवांस वर्जन ऑफ चेजीज फार्मूला। चेजी फार्मूला का ये क्या है, एडवांस वर्जन है। ठीक है, चल पहले इसको नोट डाउन करें, फिर हम आगे बात करते हैं। कुछ कोफिशिएंट हैं जिनके बारे में बात करना है। एक बार अच्छे से इसको नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो है ना, ये हाफ फ्लो है, हाफ फ्लो, ये जो है ना फुल फ्लो है। तो दोनों बातों का मतलब आपको थोड़ा पता होना, एग्जाम में अच्छे से पढ़ लेना कि वो फुल फ्लो की बात कर रहा है या हाफ फ्लो की बात कर रहा है। ठीक है, चलो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे कुछ चेजी कांस्टेंट जो सी के कुछ फार्मूले हैं उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो भी एक एक बात मैं करा रहा हूँ यहाँ पे। चाहे आप इन्वायरमेंट पढ़ोगे तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें इक्वेशन में यूज़ होती है। जब सिविल लाइन पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पे भी चेजी इक्वेशन और मैनिंग्स इक्वेशन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और जब हम लोग इरिगेशन पढ़ते हैं वहाँ पे भी यूटिलाइज होता है। तो वो सारे पैरामीटर्स आपके क्या हो जाएंगे, रिकॉल हो जाएंगे। ठीक है, चल
आगे बात करते हैं। चल नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं रिलेटेड विद द फार्मूला फॉर चेजी कोफिशिएंट। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं। कुछ फार्मूले हैं चेजी के जो अक्सर यूज होते रहते हैं। ठीक है, तो दैट इज फार्मूला फॉर चेजी कोफिशिएंट। फार्मूला फॉर चेजीज कोफिशिएंट। चेजी कोफिशिएंट के कुछ फार्मूले के बारे में बात करेंगे। पहला है कुटर फार्मूला, इसको कटर भी बोलते हैं कई लोग। कुटर फार्मूला, ये फार्मूला बहुत ज़्यादा प्रीलिम्स के लिए रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ मेंस में ज़रूरत पड़ती है। दैट इज C इक्वल टू, मेंशन कर रहा हूँ, 23 प्लस इसको याद करने का एक तरीका और है कि 0.00155, या तो ऐसा लिख लो, या इसको एक तरीका और था 155 गुणे 10⁻⁵ कर देते, ज़्यादा बेटर रहता है। डिवाइड बाई S0 प्लस 1 डिवाइड बाई n डिवाइड बाई 1 प्लस 23 प्लस 0.00155 डिवाइड बाई S0, और ध्यान है इसके मल्टीप्लिकेशन में n अपान स्क्वायर रूट ऑफ r। ठीक है, ध्यान रखिएगा, देखो कहानी सेम है, ये टर्म ऊपर वाला टर्म, ये दोनों टर्म सेम है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसका जो मल्टीप्लिकेशन हुआ है वो n अपान स्क्वायर रूट से हुआ, बट यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हुआ था। ठीक है, चलो ओके आगे बढ़ते हैं। ये तो फार्मूला हो गया, इंपॉर्टेंट है, ये आपको मेंस में ध्यान रखना, प्रीलिम्स में एग्जाम में ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखो कि जो चेजी कोफिशिएंट सी होता है किस पे डिपेंडेंट होता है। एक तो मैनिंग्स कोफिशिएंट n पे डिपेंडेंट होता है, और एक हाइड्रोलिक मीन डेप्थ पे, और चैनल के बॉटम स्लोप पे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देगा, इट इज़ द फंक्शन ऑफ, सी इज़ द फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है? एक तो फंक्शन है आपका S0 का, एक तो n का है, और एक आपका क्या है r का है। तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव बना देगा ये, कहेगा ओनली फंक्शन ऑफ S0, ओनली फंक्शन ऑफ n, ओनली फंक्शन ऑफ r। तो आपको ध्यान रखना तीनों का फंक्शन होता है। ठीक है, एक और फार्मूला आता है, दैट इज़ बेजिन फार्मूला, इनका नाम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है लेकिन फिर भी लिखना ज़रूरी है। बेजिन्स फार्मूला, ये फार्मूला जो निकल के आता है इसको इन्होंने दिया था, दैट इज़ बेजिन ने दिया था। तो दैट इज़ C इक्वल टू, दैट इज़ 157.6 डिवाइड बाई 1.81 प्लस m अपान स्क्वायर रूट ऑफ r। ठीक है, वहाँ जहाँ पे वेयर m इज़ द बेजिन कांस्टेंट, ये निकल के आ रहा है। ठीक है, ये है बेजिन्स कांस्टेंट। आगे बात करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ मेंस में ज़रूरत पड़ जाती है कभी कभी, तो मेंस पे हिसाब से आपको पढ़ना है, तब ध्यान रखना है। अभी के लिए इसको अगर नहीं भी याद करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, मैं आपको वो भी बता दूंगा जहाँ पे आपको दिक्कत आती है। फिर आगे नेक्स्ट बात करते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द मैनिंग्स कोफिशिएंट n और c के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको डेराइव करते हैं। तो डेराइव द एक्सप्रेशन बिटवीन मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट n, मैनिंग्स रफनेस n एंड चेजी कांस्टेंट, एंड चेजीज कांस्टेंट c। आपको पता है दोनों जगह वेलोसिटी आप लिख सकते हो, v इक्वल टू c RS0, ये एक इक्वेशन हो जाएगी। मैनिंग्स की इक्वेशन 1/n, ये आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, इरिगेशन में पढ़ा होगा, बट यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं। v इक्वल टू 1/n r की पावर 2/3 इंटू S0 की पावर 1/2, ये इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वेलोसिटी तो सेम रहनी है क्योंकि यूनिफॉर्म फ्लो है। तो फॉर यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है, n मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 क्या लिखा जा सकता है, CRS0 इक्वल टू 1/n
आर की पावर 2/3 एस की पावर 1/, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, चलो आप बताओ, एस नॉट यहाँ पे स्क्वायर रूट में, ए भी स्क्वायर रूट में, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सी स्क्वायर रूट ऑफ आर इजकल टू 1/r, दैट इज सॉरी 1/n आर की पावर 2/3। अब एक काम कर सकते हो, आर को रिप्लेस करो नीचे, तो c इजकल टू 1/n आर की पावर 2/3 और नीचे आर की पावर 1/2 है, ये पावर ऊपर जाएगी तो 1/n आर की पावर 2/3 माइनस 1/2, ये पावर निकल के आ जाएगी, तो c इजकल टू 1/n दैट इज आर, एलसीएम लोगों 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 6, तो मतलब ये निकल के आ गया c इजकल टू 1/n आर की पावर 1/6। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से आप हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं। तो ये छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल के आ जाएगा कि बताओ सी और एन में क्या रिलेशनशिप होता है और हाइड्रोलिक डेप्थ आर। तो सी एंड ये हो गया, और यहाँ पे लिख लीजिएगा आर के बीच में हाइड्रोलिक मीन डेप्थ भी रहेगा, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ दैट इज कैपिटल आर। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है, बहुत ही सिंपल है, दोनों वेलोसिटी को इक्वल कर दो और आपका रिजल्ट निकल जाएगा। क्लियर? चल, या इसको n को भी प्रूव कर सकते हो, n इजकल टू भी लिख सकते हो 1/c आर की पावर 1/6। n की चलो एक बार करते हैं, यूनिट निकाल लेते हैं, क्या आएगी बताओ। r की पावर जो है ये मीटर की पावर क्या हो जाएगा, ये 1/6 हो जाएगा। c की यूनिट आपने पहले निकाल रखी है, कुछ देर पहले ही तो निकाली थी, क्या रिजल्ट आया था, मैंने आपके सामने प्रूफ किया था, m की पावर लेंथ की पावर 1/2 इंटू टाइम की पावर क्या लिखा था, टाइम की पावर जो लिखा था वो सेकेंड की पावर वो आपने लिखा था 1 -1। ठीक है, ये आया था। क्लियर? अब एक काम करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, तो m की पावर 1/6 माइनस 1/2 और s की पावर 1 ऊपर जाएगा, तो m की पावर 6 दूनी 12 और 2 माइनस 6, s की पावर 1, ये आ जाएगा, मीटर की जगह पे l लिख दो, ये आ जाएगा, 2 में से 6 गया कितना आएगा 4, और 4/12 होता 1/3, तो माइनस का 1/3 आएगा इंटू टाइम की पावर 1, ये यूनिट निकल के आपकी आ जाती है। ठीक है, तो मीटर की पावर 1/3, टाइम की पावर 1, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो यूनिट, या दूसरा तरीका आपको मैनेक्स इक्वेशन तो बता ही रखा है, v इजकल टू 1/n आर की पावर 2/3 एच की पावर 1/2, अगर नहीं याद होता तो यहाँ से निकाल लो। ठीक है, वेलोसिटी की यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, 1/n हो जाएगा, यहाँ पे मीटर की पावर 2/3 हो जाएगा, इसकी कोई यूनिट लेस होता है, ये यूनिट लेस हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहीं से भी निकाल सकते हो, तो n की वैल्यू यहाँ से भी अगर आप सॉल्व करते तो यहाँ से भी n का जो यूनिट निकल के आता, n का जो यूनिट निकल के आता वो सेम निकल के आता जो वहाँ पे आपने निकाला, तो ये मीटर की पावर -1/3 निकल के आता इंटू s की पावर क्या निकल के आता, 1 निकल के आता। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, ये 1/3 है। ठीक है, प्रूफ कर सकते हो, मीटर से 1 मीटर कैंसिल होगा तो 1/3 निकल के आएगा, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, तो n की भी यूनिट आप यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, चल, ये m नीचे आ जाएगा, ऊपर जाएगा 2/3 माइनस 1/1 करोगे तो 1/3 आएगा माइनस का, और टाइम आपका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये टाइम s की पावर 1 आ जाएगा। तो आप कहीं से भी निकालो जो आपको सूटेबल लगे, एक तरीका ये बता दिया, एक तरीका ये बता दिया, जिससे आपको आसान लगे। ये ज़्यादा आसान है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि रिलेशनशिप इसके बीच में क्या है। ठीक है, तो पहले इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसको रफ कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे ये सब, इनसे क्वेश्चन रिलेटेड आ जाते एग्जाम में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मैनिक्स इक्वेशन की, कैसे होती है मैनिक्स इक्वेशन, उसका फार्मूला लिख देता हूँ। हालांकि पहले मैंने यूज़ कर रखा है, लेकिन फिर भी एक बार लिख देता हूँ। और अब बात कर लेते हैं मैनिक्स इक्वेशन के बारे में।
अब बात कर लेते हैं मैनिंग्स इक्वेशन की। चलो नेक्स्ट बात करते हैं मैनिंग्स फार्मूला की। उस पर क्या रिलेशनशिप निकल के आता है। मैनिंग्स फार्मूला, ठीक है, मैनिंग्स फार्मूला क्लियर। चल, वेलोसिटी का फार्मूला गिवन बाय मैनिंग्स इज इक्वल टू 1/n r⁻²/3 SF की पावर 1/2, ठीक है। तो दिस इज द, अगर यूनिफॉर्म फ्लो है तो S/1/2 लिख सकते हैं। डिस्चार्ज अगर मेरे को लिखना है दैट इज Q डिस्चार्ज, तो डिस्चार्ज इज इक्वल टू लिखा जा सकता है एरिया इंटू वेलोसिटी। तो आप इसको लिख सकते हो एरिया, ठीक है, इंटू 1/n r⁻²/3 इंटू S⁻1/2। अब बाकी सब पैरामीटर मैं बार बार लिखा चुका हूँ। R क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, A एरिया ऑफ द जो भी चैनल है, N मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट है। तो यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जिनको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे बात कर लेता हूँ। दैट इज N इज वेयर N इज मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट, मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट, मैनिंग्स रफनेस कोफिशिएंट, ठीक है। R बाकी आपको पता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ है, दैट इज R इज इक्वल टू एरिया बाई पेरीमीटर, यूनिट आ जाएगी मीटर में, ठीक है। S0 चैनल बॉटम स्लोप या बेड स्लोप, बॉटम या इसको नाम दूसरा बेड स्लोप दिया जाता है, बेड स्लोप बोलते हैं। तो सारी बातों का मतलब आपको क्लियर हुआ ना चाहिए। ए इज़ द एरिया ऑफ चैनल, एरिया ऑफ चैनल। चल, तो इस तरीके से आपको रिमेंबर करना ज़रूरी है। तो ये मैनिंग्स इक्वेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, कहाँ पे, इरिगेशन में पढ़ोगे, बहुत सारी जगह यूज़ होती है। फिर कुछ फार्मूले हैं, जैसे पहला फार्मूला एक है स्ट्रिकलर फार्मूला। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये भी इरिगेशन में पूछ लिया जाता है। स्ट्रिकलर फार्मूला ये एक्चुअली रिलेशनशिप होता है पार्टिकल का, जो भी फाइनर पार्टिकल आपके होते हैं D60, D10, D50, उनके बीच में एक रिलेशनशिप है। तो पहला फार्मूला स्ट्रिकलर का ये निकल के आता है D50 का पावर 1/6 डिवाइड बाई दैट इज़ 21, ठीक है। वेयर द D50 इन मीटर्स, where D50 in meters। देखो D50 का मतलब क्या होता है, D50 का मतलब ये होता है कि 50% पार्टिकल जो हैं, और इस साइज़ का जो भी सीव का जो साइज़ होता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो इस साइज़ की आपके पास सीव है, इसका मतलब 50% ऐसे पार्टिकल हैं जो इस सीव साइज़ से छोटे हैं। तो D50 का मतलब ये हो जाता है। तो इसका मतलब ये होगा कि 50% ऑफ पार्टिकल्स, 50% ऑफ बेड मटेरियल, जो सॉइल मटेरियल है, ऑफ मटेरियल, बहुत पहले पढ़ा भी चुका हूँ सॉइल में, बेड मटेरियल आर फाइनर देन दिस साइज, दिस फाइनर देन दिस साइज, जो भी सीव साइज होगी उससे फाइनर हो गया। एक और फार्मूला है, तो इनको ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऑब्जेक्टिव के फार्म में पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रिकलर में पावर 1/6 रहता है। उसके बाद में एक और फार्मूला निकल के आता है मेयर फार्मूला। तो मेयर फार्मूला क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। मेयर फार्मूला N इज इक्वल टू जो निकल के आता है D90 की पावर 1/6 डिवाइड बाई 26, ये है मेयर फार्मूला। बाकी D90 आपको 90% पार्टिकल आर फाइनर देन दिस साइज। तो D90 इज इक्वल टू 90% पार्टिकल्स लिख दो, या मटेरियल बेड मटेरियल लिख दो, 90% पार्टिकल्स आर फाइनर देन दिस साइज। 50% ऐसे पार्टिकल हैं जो पर्टिकुलर सीव से क्या है, छोटे हैं। तो ये सब कहानी मैंने आपको आज बता दी, ठीक है। चल,
अब हम लोग जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे मोस्ट इफिशिएंट चैनल, मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के बिना ही आप जो भी इक्वेशंस पढ़ रहे हो, इन्हीं इक्वेशंस का आगे फर्दर यूज है। बिना इन इक्वेशंस के आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए इनको समझना ज़रूरी है। ये फार्मूले अगर आप ध्यान रख सको कि बस इतना याद रखना कि पावर 1/6 होती है। देखो यहाँ पे अगर 50 है तो यहाँ पे 21 है, यहाँ पे थोड़ा बढ़ा दिया तो ये पावर आपके नीचे यहाँ पे 26 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी ऐसा नहीं है, अगर एक बार देख लोगे तब भी आपको रिमेंबर हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैनिक्स इक्वेशन आप बार बार यूज़ करते हो, चेजी इक्वेशन बार बार यूज़ करते हो, ये सारी चीज़ें तो यूज़ करते हो। टाउ इक्वल टू गामा आर एस आज हमने डेराइव किया, ठीक है। बहुत सारी इक्वेशंस पढ़ी, तो ये सारे पैरामीटर्स आपको पता होने चाहिए। नए टॉपिक में हम लोग मिलेंगे मोस्ट इकोनॉमिकल और मोस्ट इफिशिएंट। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।